जापान और अमेरिका पर क्या मिसाइलों की बारिश करने की तैयारी कर रहा है? एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, जानेंगे। तो वहीं इस बार सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि क्या जापान परमाणु बम बनाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में RCEP पे चीन को झटका दिया है भारत ने। हमेशा की तरह जानने को मिलेंगे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान को लेकर बढ़ रहे तनाव और सेनकाकू द्वीप पर विवाद के बीच चीन और जापान के रिश्ते रसातल पे जाते दिख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति की ओर बढ़ चुके जापान ने अब अपनी रक्षा के लिए खजाना खोल दिया है। जापान ने पिछले कई सालों की तरह से वर्ष 2024 के लिए भी भारी भरकम रक्षा बजट का ऐलान किया है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। जापान ने टॉमहॉक मिसाइल से लेकर F-35 फाइटर जेट को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रखी है। जापान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हमले का सामना कर चुके जापान का ये डर यूं ही नहीं है। चीन जापान पर अचानक से हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो डॉन ब्लूमेंथल का कहना है कि चीन अचानक किए जाने वाले इस हमले में बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका और जापानी सेना के सभी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के इस हमले का सीधा उद्देश्य ये होगा कि ताइवान पर कब्जा करने के उसके सैन्य अभियान को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चीन की सेना PLA को ताइवान विजय के लिए हवा और समुद्र में अपनी बादशाहत कायम करनी होगी। जापान में ही अमेरिका की ज्यादातर सेना तैनात है और युद्धपोत भी मौजूद है, लेकिन यह चीनी हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। डॉन ने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन अपने पहले हमले में जापान में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। चीन ने जासूसी, निगरानी और सटीक हमला करने के लिए बहुत जोरदार ताकत विकसित कर ली है। चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है। विश्लेषक थॉमस सुगार्ट और तोशी योशिहारा का कहना है कि अगर चीन अचानक से हमला करता है तो वह जापानी द्वीप पर मौजूद अमेरिका के ज्यादातर सैन्य हथियारों को तबाह कर सकता है। यही नहीं, अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से रोक सकता है, साथ ही जापानी बंदरगाहों को भी घेर सकता है। चीनी सेना ने अपने डॉक्ट्रिन में पहले हमला करके ताइवान पर भीषण हमला करने के लिए रास्ता तैयार करने की बात कही। इस परिस्थिति में चीनी सेना को हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को समुद्री रास्ते से नौसैनिक युद्धपोतों और नागरिक जहाजों की मदद से ताइवान भेजना होगा। चीनी सेना अगर अमेरिका और जापान की सेना पर पहले हमला करके उनके ठिकानों को तबाह कर देती है और हवा और समुद्र में उसका राज हो जाएगा। चीन को अपनी सेना ताइवान पहुंचाने के लिए इसकी बहुत जरूरत होगी। आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई समुद्री अभियान दुश्मन की सेना और नौसेना के रहने की वजह से सफल नहीं हुआ है। विश्लेषक डॉन कहते हैं कि इस अभियान में एक पेच है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान पर हमले का रिस्क उठा पाएंगे या नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब अमेरिका या उसके सहयोगी देश जापान पर हमला हुआ हो। आलम यह है कि परमाणु बमों से भरा रूस भी यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो देशों पर हमला करने का साहस नहीं जुटा पाया है। रूस को काफी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उसने अभी तक अमेरिका पर हमला नहीं किया है, जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दे रहा है। इसके बाद भी अमेरिकी सेना पर इस तरह के चीनी हमले का जोखिम रहेगा। इसी खतरे को देखते हुए कई जापानी विशेषज्ञ परमाणु बम बनाने का समर्थन कर रहे हैं। वहीं परमाणु हमले का सामना कर चुके जापान अब तक इससे दूर रहने का प्रण लिए हुए था, पर अमेरिका अब परमाणु छतरी के लिए अमेरिका के एटम बमों पर भरोसा करता है, साथ ही दुनिया को परमाणु बमों से मुक्त करने की मांग करता रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अब जापान की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर जापान में भी चर्चा होने लगी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही दिलचस्प चीज देखने को मिली है। एक बार फिर से चाइना भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, लेकिन चाइना को लेकर भारत इस वक्त पहले वाली स्थिति में नहीं है। यहाँ पर
अब तो एक के बाद एक दुनिया की सारी बड़ी संस्थाएं यही कह रही है कि भारत की प्रगति बहुत तेज होने वाली है। डिलोटी ने भारत की जीडीपी को लेकर कहा है कि भारत निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच एक चमकता स्थान बना हुआ है। डिलोटी दक्षिण एशिया के सीईओ रोमल सेट्टी ने कहा है कि देश विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में बिग फोर अकाउंटिंग और परामर्श कंपनियों के सबसे युवा सीईओ सेट्टी ने कहा कि मुद्रास्फीति काफी हद तक महंगाई नियंत्रण में है, ग्रामीण मांग में वृद्धि हुई है, वाहनों की बिक्री में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है हम वृद्धि के मामले में 7 से 7.1% के दायरे में रहेंगे। आपके सामने कई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, कई अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन तथ्य ये है कि वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है इसके बावजूद भारत अब भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम दुनिया से अलग हैं। रोमल सेट्टी ने कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जियोपॉलिटिकल संकट और पश्चिम दुनिया में मंदी का जीडीपी के वृद्धि पर असर पड़ेगा। डिलोटी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर 6.7% रहने की संभावना है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी थी। सेट्टी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 निजीकरण सहित आर्थिक सुधारों को लेकर जारी रहेगी। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि अब हर 1.5 साल में भारत की जीडीपी में $1 ट्रिलियन जुड़ते चले जाएंगे और ये देखने को मिलेगा कि 2032 तक भारत की इकोनॉमी हो जाएगी $10 ट्रिलियन वाली और ये और लगातार बढ़ता चला जाएगा। इन्होंने इस बात को कहा है कि जल्दी ही भारत उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। पर इन सब के बीच में ना एक चीज देखने को मिल रही है और वो चीज ये देखने को मिल रही है कि चाइना भारत को आर्थिक क्षेत्र पे चाहता है कि किसी भी तरीके से ट्रेड डील हो जाए और इस ट्रेड डील में वो बार बार भारत को आरसीईपी के अंदर लाना चाहता है, पर भारत ने एक बार फिर से इस चीज को लेकर ना कर दिया है। इन्होंने कहा है कि नहीं, आरसीईपी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अब तो हमारा एक अलग एम्बिशन है, हम एक अलग गोल पर चल रहे हैं और हम उसी दिशा में बढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि अब हमारा गोल सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के दिशा में हमने अमेरिका से, ताइवान से बातें करनी शुरू कर दी है। अब हमें उस चीज़ की तरफ नहीं जाना है जिस चीज़ की तरफ आप सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि भारत $10 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनेगा और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिका और चाइना दोनों को ही पछाड़ देगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप पछाड़ दोगे तो आरसीईपी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वक्त आरसीईपी ज्वाइन करने का मतलब हो गया कि आप अपने देश की इकोनॉमी को कुएं में ढकेल रहे हो, क्योंकि अगर एक बार ऐसा होता है तो क्या होगा, चाइना अपने सस्ते मालों से हमारे बाजारों को पूरी तरीके से भर देगा और एक बार बाजार भर गए तो फिर भारत के अपनी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित भी होंगी और ये जो चीज़ होगी इसमें भारतीय इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब तो वो बात ही नहीं रही कि भारत को आरसीईपी साइन करना चाहिए। भारत के लिए अब आरसीईपी के लिए तो कोई भी जगह नहीं रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।